तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मैं आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। एंड हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। मैं आप लोग का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड साथ ही साथ आप लोग जो मॉडल पेपर है उसका एनालिसिस करके आप लोग को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का दिया जाएगा, यदि आप लोग सपोर्ट बना रहा तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इसमें हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। जैसे कि आप लोग पता है, जैक बोर्ड में इस बार आप लोग का 30 क्वेश्चन होने वाला ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप समझ लीजिए कि अब जो है पास करना कितना आसान कर दिया गया जैक की तरफ से। अब पास करना कोई भी मुश्किल वाला बात नहीं है, ठीक है। और आप लोग 100 में 100 भी ला सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं किस तरह से आपको 100 में 100 लाना है। बस आपको सपोर्ट करना है। आपका कमेंट यदि अच्छा तरीके से आएगा, आप यदि प्यार देंगे इस वीडियो को, तो मैं आप लोग के लिए और भी वीडियो लाऊंगा एंड आप लोग का जो है 100 में 100 लाने में आपको सहायता करूंगा, ठीक है। मेरा खुद मैथ में 100 में 100 था, मैं भी जैक बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, ठीक है। उस टाइम तो थोड़ा टफ भी होता था मैथ्स का पेपर, लेकिन अब जो आप लोग का 30 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कर दिया गया, तो समझ लीजिए कितना इजी कर दिया गया। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, इसका एलसीएम सिंपली लेना है। एलसीएम तो सभी को लेने आता है, और एक क्वेश्चन है एलसीएम से आएगा ही आएगा। तो 140 को एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा? 70, यहाँ 35, फिर 5 से कीजिए तो ये 7, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 किस ऑप्शन में है? वो आपका ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए। इसमें कहा जा रहा है, एक धनात्मक संख्या 6 q + 5 के रूप का है, तो ये संख्या निम्न में से क्या है? देखिए, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप बना सकते हैं। 6q + 5 के टर्म का है। आप q का वैल्यू पुट करके देखिए। q का वैल्यू एक बार 0 पुट कीजिए तो क्या आएगा बताइए? q का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो 5 आएगा। एक बार q का वैल्यू आप 1 पुट कीजिए तो 1 पुट करने पर आपका क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। q का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 2 पुट करने पर क्या आ जाएगा? 12 5 17, 17 आ जाएगा। मतलब क्या देख रहे हैं? 0 पुट करने पर 5 आया, 1 पुट करने पर 11 आया, 2 पुट करने पर 17 आया। मतलब सारा जो है विषम संख्या आ रहा है कि नहीं? विषम संख्या आ रहा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, विषम। तो इस तरह से आप पुट करके जो बहुत इजीली बना सकते हैं। मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी बताऊंगा जो आप ऑप्शन के द्वारा चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे। गुना करके देखिए, सी ऑप्शन में ही सिर्फ 140 आएगा, सबको गुना कीजिए तो 140 आएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑप्शन चेक करना सिखाया है, किस तरह से आप क्यू का वैल्यू 1 2 3 0 पुट करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, विषम सम संख्या आ रहा है या विषम संख्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? जैसा आप लोग पता है, √3 आपका जो है अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये ओवरऑल भी हमारा जो है अपरिमेय संख्या बनेगा, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप लोग पढ़ेंगे a = bq + r, a = bq + r, मतलब किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन बी में है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये जो होता है वो भाज्य होता है, ये हमारा भागफल होता है, एंड ये हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। ये भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा भाज्य हो गया। भाज्य इक्वल टू भाजक हो गया, भागफल प्लस शेषफल, तो उसी से ये रिलेट किया गया है। तो आप लोग को ये यदि पता है तो आप बहुत इजीली एक नंबर उठा सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कहा जा रहा है, इस तरह का भी क्वेश्चन एक आप लोग को देखने को मिलेगा, जरूर से जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें कहा जा रहा है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3n-2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो ये देखिए, द्विघात बहुपद बनाने का तरीका क्या होता है? द्विघात बहुपद बनाने का तरीका ये होता है, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग को मैं अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है? मूल है, दो मूल है, अल्फा प्लस बीटा x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है द्विघात बहुपद बनाने का तरीका। अब बताइए, x² की जगह x² लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या दिया हो, देखिए यहाँ पर दिया है ना। देखिए, योग एंड गुणनफल दिया हुआ है। मूलों का योग जो दिया हुआ है वो हमारा 3 दिया हुआ है, एंड जो गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल वो हमारा -2 दिया हुआ। तो इस ऑप्शन में आप पुट कीजिए, मूलों का योग की जगह आप 3 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल जो है -2 दिया हुआ है, -2। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो x² - 3x
-2, ये हो गया द्विघात बहुपद, जो कि किस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ मूलों का योग और गुणनफल डायरेक्टली दे दिया है। आप लोग को ये भी दिया जा सकता है कि जो दो शून्यक है वो दो शून्यक का वैल्यू दिया जा सकता है। तो दो शून्यक दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया है, तो अब अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, फिर इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा आंसर आप लोग का, निकाल लेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता चल गया हो, किस तरह से इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। और इस तरह क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या तो इस तरह दे देगा मूलों का योग और गुणनफल इस तरह डायरेक्टली दे दिया जाएगा, या फिर आप लोग को दे देगा दो शून्यक इस तरह का है, मान लीजिए दो शून्यक दे देगा कि 3 और -2 है। ठीक है, दो शून्यक 3 और -2 है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, क्या होगा 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -6 होगा, फिर जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला पुट कीजिए तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। समझ रहे हैं, तो दो ही तरीका से पूछा जा सकता है, या तो ये तरीका या अभी जो बताया वो तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और 6 में भी एक क्वेश्चन आपका जरूर देखने को मिलेगा, और हर बार ये क्वेश्चन आता ही आता है इस तरह से। आपको देखिए इसमें सिंपली देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। देखिए ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। मतलब ये क्वेश्चन जो आप लोग के लिए एकदम क्या ही बोले, एकदम बहुत ही इजी होने वाला है। तो देखना आप लोगों को सिर्फ ये है कि कितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है ना, 1 2 3, तो इसका शून्यकों की संख्या डायरेक्टली 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना यदि आप कर पाते हैं तो एक नंबर आपके लिए वेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शून्यक क्या होगा, 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक क्या होगा। देखिए शून्यक जब भी निकालने बोलेगा ना तो इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। और हाँ, यहाँ बहुत कोई जो है गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि 4u स्क्वायर इक्वल टू लिख देते हैं -8u, और यू कैंसिल आउट कर देते हैं, और 4u इक्वल टू हो जाता है -8, और यू इक्वल टू लिख देते हैं -2, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। ये तरीका आप लोग को नहीं यूज करना है। तो क्या तरीका यूज करना है, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके से यूज करते हैं और फंस जाते हैं। तो तरीका ये यूज करना है कि आपको एक साइड ले जाकर, यदि एक साइड नहीं भी रहता तो एक साइड ले जाकर इसमें से कॉमन निकालना। कॉमन क्या निकालना, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 4u कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए 4u। अब बचा क्या, u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या है, ये ओवरऑल 0 होने के लिए जैसे आप पढ़े, मान लीजिए a प्लस बी एंड c प्लस डी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, या तो a इक्वल टू माइनस बी होगा, है ना, a इक्वल टू माइनस बी होगा, या c इक्वल टू माइनस डी होगा, यही समझते हैं ना, यही समझते हैं। तो उसी तरह इसमें भी आप देखिए 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0 है, या तो आप u इक्वल टू 0 लिख दीजिए तो भी ओवरऑल क्या होगा, LHS हमारा 0 बन जाएगा, या फिर u प्लस 2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू 0 होगा तो u इक्वल टू -2 निकलेगा, है कि नहीं। या आप u इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो ये ओवरऑल 0 होगा, और u इक्वल टू -2 पुट कीजिए तो ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल भी 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो u का वैल्यू 0 हो सकता है, -2 हो सकता है, तो ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन सी में हमारा -2 है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ए तथा बी दोनों। तो गलती क्या नहीं करना वो भी मैंने बताया, और किस तरीके को फॉलो करना है, पहले कॉमन ले लेना, उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इसको पहले 0 पुट करना है, u प्लस 2 को 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो इक्वल टू -2 आ जाएगा, एंड u इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपली u इक्वल टू 0 होगा तो भी ओवरऑल ये हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से चेकआउट कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन भी पुट करके देख लीजिए। यदि u इक्वल टू 0 पुट करने पर ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये जो है ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो मतलब कि ये इसका शून्यक है। शून्यक क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जैसे u इसका शून्यक होगा तो u के जगह यदि हम 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 होना चाहिए, तब हम लोग क्या कहेंगे कि 0 है, इसका एक शून्यक है। यदि -1/2 इसको पुट करेंगे और इसमें 0 नहीं होगा ओवरऑल, तो हम लोग बोलेंगे -1/2 इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, तो 0 पुट करके देखिए ओवरऑल 0 बनेगा, -2 पुट करके देखिए ओवरऑल 0 बनेगा, इसलिए -2 एंड 0 जो है इसका शून्यक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, और जैसा आप लोग दिख रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो शून्यक तो होगा ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, जो आपका वेरिएबल उसका मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण का दो शून्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा। रेखिक समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, में यदि आपका दिया गया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या होगा। इसका मतलब आप समझते हैं अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। और इसको क्या कौन सा रेखा बोला जाता है, इसको संपाती बोला जाता है, संपाती। ठीक है, संपाती ये याद होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग का पूछा जा सकता है, या फिर ये कंडीशन पूछा जा सकता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2,
इसका मतलब हुआ कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा एंड आप लोग का एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है, एक हल या अद्वितीय हल जैसा बोलेंगे, एक हल होगा। और यदि आपका इसी तरह रहेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब हो गया कि रेखाएं जो है समांतर होगी, पैरेलल होगी एंड इसका कोई हल नहीं होगा। हल का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर मैंने बताया एक हल मतलब एक पॉइंट पर दोनों रेखा जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका एक हल होता है। संपाती मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक रेखा ये हुआ और इसी के ऊपर दूसरा रेखा कर दिया, इसी के ऊपर जस्ट इसका ऊपर, तो क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारा पॉइंट पर जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है अनेक हल होगा, एक दूसरे के ऊपर संपाती है। और नो सोल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं होने का कंडीशन ये होता है कि देखिए दोनों लाइन क्या पैरेलल या समांतर है, मतलब एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए इसमें कोई हल नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखा क्या है। तो देख लीजिए a1/a2 करके, a1/a2 क्या है 6/3, a1/a2 हो गया एंड b1/b2 हमारा क्या होगा -2/-1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल है, देखिए ना, कैंसिल आउट कीजिए तो 2 होगा और माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो ये भी हमारा 2 होगा, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। क्या c1/c2 के इक्वल है? जी बिल्कुल नहीं है, 9/12 के इक्वल थोड़ी है। मतलब क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी इसका कंडीशन बताया कि दोनों रेखा क्या होगा, पैरेलल होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, तो क्या समांतर, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए इसको भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जो आपका 10 नंबर में है समीकरण एक्स प्लस 6y इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल क्या होगा ये पूछा जा रहा था। इसको आप ऑप्शन से चेक कीजिए, ऑप्शन से भी आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं यदि आपको निकालने नहीं आ रहा है। ऑप्शन से चेक करने का मतलब ये है कि मान लीजिए पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। RHS में तो 6 दिया हुआ है, तो ये 4,3 है, तो 4,3 पुट कीजिए इसमें, x की जगह 4 एंड y की जगह 3, तो क्या होगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए 5 और 1 है, तो 5 प्लस 1 6 तो हो रहा है, अब इसमें पुट कीजिए 5 माइनस 1 जो कि 4 हो रहा है, लेकिन इसमें 2 दिया हुआ, तो ये भी हमारा जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन को चेक कीजिए, ये मैं ऑप्शन चेक करने बता रहा हूँ, अभी जो रियल आपका मेथड है वो भी बताऊंगा। 2,4 है तो 2 प्लस 4 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस 4 -2 हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4 बचा, तो ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब होगा। देखिए पुट करके 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ गया एंड 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया, बिल्कुल सही है। इस तरह से आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो देखिए 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन आपको चेक करने पर आया। इससे अच्छा है कि आप जो एक्चुअल मेथड है उसको सीख लीजिए, उससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है एंड दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि y और y जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ऐड करने पर क्या होगा, ये y कैंसिल आउट हो गया, ऐड कीजिएगा तो x प्लस एक्स हमारा 2x हो गया एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 8/2 यानी 4 निकल गया। x का वैल्यू 4 किस में है देखिए, अब x का वैल्यू 4 इसमें भी है, a में भी और d में भी, तो आप क्या कीजिए किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो इसमें x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू यहाँ से हमारा 2 आ गया। तो x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू 2 जो कि आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया, शायद इसको विलोपन विधि बोलते हैं आप लोग, तो विलोपन विधि से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा ही, जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। इसमें देखिए मैंने बताया द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, सॉरी एक्स का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 चेक कीजिए, आपका मैक्सिमम पावर 2 है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मुझे दिख रहा है कि यहाँ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा और राइट साइड में भी हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ये रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, तो क्या होगा, इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और राइट साइड में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो बताइए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा कि नहीं। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो आप क्या कीजिएगा, कैंसिल आउट होगा कि नहीं, आप इसमें दिक्कत है तो आप इसको जो है इस साइड ले आइए लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -7। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया ना, मतलब जीरो हो गया। तो इसमें देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर क्या हुआ,
एक्स का मैक्सिमम पावर क्या हुआ 1 हुआ, तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको रेखिक समीकरण कहेंगे। एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको रेखिक समीकरण कहेंगे। यदि एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। इस तरह से आपको सारा ऑप्शन को चेक करना है, जिसमें एक्स का मैक्सिमम पावर 2 आएगा उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि देखिए इसको एक्सपेंड करके मैं लिख देता हूँ। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है ना, इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखेगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है कट जाएगा तो उसका मैक्सिमम पावर 2 हुआ नहीं, मैक्सिमम पावर 2 हुआ नहीं तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहा जा रहा है? द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है। तो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के मूलों की प्रकृति क्या है? तो जब भी प्रकृति पूछेगा मूलों का तो क्या करना है? आपको डी का वैल्यू निकालना होगा। तो डी का वैल्यू यदि आपका जीरो है तो मूलों का मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। ठीक है, वास्तविक एवं समान। यदि आपका डी ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है कि वास्तविक एवं असमान होगा, वास्तविक एवं असमान। ठीक है, वास्तविक एवं असमान, मैं बोल दे रहा हूँ, वास्तविक एवं असमान होगा। और डी यदि लेस देन जीरो है तो अवास्तविक होगा, अवास्तविक। ठीक है, उसमें वास्तविक नहीं होगा, रियल नहीं होगा। तो देखिए डी का वैल्यू हमको निकालना होगा, आखिर क्या है? वो जीरो है, जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। तो डी का वैल्यू क्या होता है? डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वो तो पता होना चाहिए। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं। तो यहाँ से बताइए ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू 1 होगा। और जो एक्स के साथ रहता है उसको बी बोलते हैं, तो एक्स के साथ क्या है? 1 है, तो इसको भी बी बोलेंगे। एंड सी क्या बोलेंगे? जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म में क्या है? -1 है, तो सी का वैल्यू -1। इतना तो आपको आता होगा, बेसिक चीज है ये। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना तो आप लोग पता ही होगा। तो बताइए बी स्क्वायर कीजिए, तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा -4ac। 4 गुना ए क्या है? 1 है, और सी क्या है? -1 है। तो यहाँ से बताए डी का वैल्यू क्या है? 1 + 4 = 5 आया। मतलब डी हमारा जीरो से बड़ा आया ना, ग्रेटर देन जीरो। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था? मूल जो है वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे, मतलब दोनों मूल समान नहीं होंगे, एक समान नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वास्तविक और असमान केस में ऑप्शन आपका ए में दिख रहा होगा, वास्तविक तथा असमान, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप भी आपका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन कीजिए लेकिन अच्छी तरीके से कीजिए। आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पहले डी निकालिए, डी का वैल्यू देख लीजिए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, या जीरो के इक्वल। उसके हिसाब से आप ऑप्शन में चेक करके टिक आउट लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न मतलब दो अलग असमान वास्तविक मूल है। तो मैंने बताया डी का वैल्यू क्या होना चाहिए? डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो का विविक्तकर को ही डी बोला जाता है। तो डी निकालिए, डी कैसे निकालेंगे? अभी बताया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया आप लोगों को। तो बी स्क्वायर कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा, बी क्या है यहाँ पर? -1 है ना, तो -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा। एंड -4ac, 4 ए का वैल्यू 1 है एंड सी का वैल्यू हमारा 3 है। तो यहाँ से बताया 1 माइनस 12 जो कि -11 हो रहा है। तो डी का वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो है, डी का वैल्यू लेस देन जीरो है। ये तो पूछा नहीं जा रहा है, आपका डी का ही वैल्यू पूछा जा रहा है, तो डी का वैल्यू हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसमें पूछता कि बताए इसमें वास्तविक मूल होगा कि अवास्तविक, तो आप बोलते अवास्तविक मूल होगा, क्योंकि डी नेगेटिव है। ठीक है, डी यदि पॉजिटिव रहेगा तो आपका वास्तविक और असमान होगा, डी जीरो होगा तो आपका वास्तविक और समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था, डी का वैल्यू पूछा जा रहा था कैसे निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद क्या होगा? ये तो आप लोग ऑलरेडी फॉर्मूला पूछा गया है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एपी है, तीसवा पद क्या होगा ये पूछा जा रहा। तो बताइए इसमें ए क्या है, ए क्या है? ये हमारा 7 है, सॉरी ये हमारा 10 है। डी क्या है? डी इक्वल टू आप लिखते हैं A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 10 कीजिएगा तो ये हमारा होगा -3। तो डी -3 है, ए 30 पूछा जा रहा है तो ए 30 को क्या लिखते हैं? ए प्लस 29d, ए प्लस 29d, बस पुट कीजिए और आंसर पाइए। 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 87 हो जाएगा, इक्वल टू होगा -77, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा।
तो एपी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एन वाला आपको याद रखना है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि ए 30 पूछा गया तो ए प्लस 29 डी बोलेंगे। यदि ए 100 पूछा पूछा जाएगा तो ए प्लस 99 डी बोलेंगे। मतलब यहाँ जो रहता है उससे एक कम लिखते हैं यहाँ पर। ये आपको भली बात ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और पता भी होगा। आई होप आपको सभी को पता है। उतना बेसिक में तो जाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग का एग्जाम है 16 तारीख को, तो उतना बेसिक में चला गया तो फिर आप लोग जिसको आता है वो तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हमारा समानुपाती होती है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 वाला। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? आप लोग एक चीज पढ़े हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो संगत भुजा क्या है? 4 और 9 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16/81 आंसर। 16/81 आपका ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे ना कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। देखिए मैंने वर्ग के अनुपात के बराबर कर दिया, यानी 16/81 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्षेत्रफल का अनुपात दे सकता है तो भुजा का स्क्वायर पूछा जा सकता है, तो भुजा का स्क्वायर के लिए अंडर रूट ले लीजिएगा, है कि नहीं? अंडर रूट ले लीजिएगा, तो अंडर रूट लीजिएगा तो आपका जो है भुजा का अनुपात आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है एबीसी में ए बी इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी क्या होगा? देखिए इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय को आपको जो है सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए यदि आप ए सी का स्क्वायर कीजिएगा, ए सी का स्क्वायर कीजिएगा, देखिए ना पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बराबर आपको दिख रहा होगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा होगा इसका स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर प्लस आप 6 का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है किसको? समकोण त्रिभुज को, जो पाइथागोरस प्रमेय पर है। इसका मतलब एक कोण हमारा समकोण होगा। अब कौन सा एंगल समकोण होगा उसको पता करने के लिए आपको कर्ण पता होना चाहिए। कर्ण क्या होता है? सबसे लंबा भुजा। यहाँ सबसे लंबा भुजा क्या? ए सी है, तो ये हमारा कर्ण हो गया ए सी। बचा क्या? बी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये हमारा 90 डिग्री होगा। बी पूछा जा रहा कोण बी क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, बाकी कर्ण के सामने वाला जो एंगल होता है उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? उसी को समकोण एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग किसको बोलते हैं? कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण होता है ना, तो कर्ण के सामने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या है? 90 डिग्री किसमें? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पहले रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी क्या है? तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है, और P का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? 3,4 दिया हुआ है। आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला जानते होंगे, इसको मान लीजिए O पॉइंट मान लीजिए, इसको P पॉइंट, तो OP का डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर ही होगा। 4 माइनस 0 का स्क्वायर 4 स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये हमारा 9 प्लस 16 जो कि हमारा रूट अंडर 25 यानी 5 आंसर हो जाएगा। 5 किसमें? आपका ऑप्शन सी में है। डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पर आधारित ये क्वेश्चन है। या फिर मूल बिंदु से यदि किसी का डिस्टेंस पूछा जाए तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, डायरेक्ट लिख लीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिए, वही आंसर आएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में कहा जा रहा है बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मध्य बिंदु में क्या होता है कि आप x वाला टर्म को, मतलब एक तरह का औसत निकालना होता है, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालना होता है। ये x कोऑर्डिनेट हुआ, ये तो आपको पता है, x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो इसको x1 बोल दीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? यही होता है ना, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, कोमा क्या लिखते हैं? 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा? 6/2 मतलब 3 और 12/2 मतलब 6, तो 3,6 आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? 3,6, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आप मध्य बिंदु वाला निकालते हैं। मध्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे भी एक सवाल आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, वही मैंने किया है, आप लोग भी करके देखिए, वही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यदि 2 sin a इक्वल टू साइन 2 है तो a का मान क्या होगा? a का मान 0 डिग्री होगा। आप लोग a का वैल्यू 0 पुट कीजिए, LHS इक्वल टू RHS दिखेगा। यदि a का वैल्यू मैंने LHS में 0 पुट किया तो ये क्या होगा? 0 होगा।
यदि RHS में मैंने a का वैल्यू 0 पुट किया तो साइन 2a मतलब 2 इंटू जीरो, यानी ये भी 0 हो गया, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो हमारा RHS में भी 0 आ रहा, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा, मतलब कि आंसर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी इसका और भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताऊंगा, वो 11th को हो जाएगा। साइन 2a का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, 2 साइन a cos a, उससे भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इस तरह क्वेश्चन में बता दूं, जब भी माइनस में रहेगा ना, तो माइनस में रहेगा तो आप जीरो पुट कर दीजिएगा। मैक्सिमम 99% में आप जो है सफल हो जाएंगे। 99% क्वेश्चन में आपको जीरो ही आएगा। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही देगा, फंसाएगा तो नहीं। तो 99% क्वेश्चन में आपका जीरो ही आंसर आएगा। लेकिन भाई भाई वाला होना चाहिए, देख लीजिएगा भाई भाई वाला क्या है, मैंने आपको बताया था, साइन और कॉस भाई होता है, टेन और कॉट भाई होता है, कोसेक और सेक जो है भाई होता है। तो इस तरह से आपका रहेगा तो जीरो हो जाएगा। अब कैसे जीरो आया वो मैं बता देता हूँ। आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला, cos 90 डिग्री प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा पर है, एंड साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा पर है। ये पढ़े है ना, ये मैं इसलिए बोलता हूँ ये भाई भाई वाला है। या फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिए तो टेन थीटा आएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिए तो वो cot थीटा होगा। तो टेन cot भाई भाई, cosec sec भाई भाई, एंड cos और sin भाई भाई। तो इसमें ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो cos को sin में चेंज कीजिए या sin को cos में चेंज कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, sin को cos में चेंज कर देता हूँ, तो cos 48 एंड माइनस sin 42 को क्या लिख सकते हैं, sin 42 को मैं लिख सकता हूँ sin 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 ये लिख सकता हूँ। एंड अभी मैंने बताया, क्या बताया कि sin, ये माइनस होगा, sin 90 माइनस थीटा, देखिए sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या है 48, तो ये हमारा हो जाएगा cos 48 डिग्री। अब देखो cos 48 माइनस cos 48 जीरो, एक ही चीज को हम लोग घटाएंगे, 2 माइनस 2 जीरो होता है, उसी तरह cos 48 माइनस cos 48 वो भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप माइनस में देखिएगा तो आप बिंदास जीरो पुट कर सकते हैं। लेकिन 99% में ये केस सही हो जाता है, कुछ एक आध 2% में आपका जो है फंस सकते हैं, लेकिन जैक बोर्ड फंसाने वाला है नहीं, आपको इसी तरह क्वेश्चन देगा, आप नहीं भी सॉल्व कीजिएगा। जिसको नहीं आता उसके लिए मैं बता रहा हूँ, यदि आपको नहीं भी आता है और इस तरह से भाई भाई वाला फॉर्मूला देख लिए माइनस में है, तो आप जीरो पुट करके आ जाइए, कोई बिंदास टेंशन नहीं लेना। और यदि यही डिवाइड में रहता, मान लीजिए ये डिवाइड में रहता cos 48 डिवाइडेड बाई sin 48, तो जब भी इस तरह से डिवाइड में रहेगा तो आप वन पुट करके आ जाइए। ठीक है, 99% चांस रहेगा कि आपका सही हो जाए। लेकिन इसमें देखना है, cos और sin है तभी आपको वन पुट करना है, डिवाइड में रहेगा तो डिवाइड में रहेगा तो वन पुट करना है, और माइनस में रहेगा तो जीरो पुट करना है। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब आपका भाई भाई वाला होगा, मतलब cos और sin वाला होना चाहिए। देखिए यहाँ cos और sin है, यहाँ cos और sin है, इसमें नेगेटिव माइनस है इसलिए जीरो पुट किया, इसमें डिवाइड है तो इसमें वन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई भाई वाला होना चाहिए, cos sin के साथ होना चाहिए, tan cot के साथ होना चाहिए, और cosec sec के साथ होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक क्या है कि यदि डिवाइड में रहेगा तो वन कर दीजिए, यदि माइनस में रहेगा तो उसको जीरो पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 3/5। यहाँ से आप बताए पी क्या होगा, पी बाई एच होता है ना, साइन साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, मतलब पी इक्वल टू 3 हो गया, एच इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ से बी निकालिए, बी क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से आप यदि कीजिएगा तो वो 4 आ जाएगा, बी का वैल्यू 4। अब पूछा जा रहा है कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो बी हमारा 4 है, एच हमारा 5 है, तो 4/5 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले रिमूव किया जाता है एंड उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बहुत इजीली आप लोग जो है हैंडल कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मैंने एक मीनार बना दी, ये मीनार है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये लीजिए ये बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये 90 डिग्री बनाएगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए ये उन्नयन कोण हम लोग होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई मैंने एच मान लिया, तो यहाँ क्या लगा दीजिए, tan 60 लगा दीजिए। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। यहाँ से पी क्या है हमारा, जो एच दिख रहा है यही पी है, और बी क्या है, बी हमारा 15 है। तो tan 60 लगाएंगे तो एच बाई 15 लिख सकते हैं। यहाँ से एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू tan 60, और tan 60 का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है √3 होता है। तो 15 √3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो हाइट एंड डिस्टेंस वाला तो आपका इजी ही रहता है, और एक आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, तो वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स वाला।
तो तभी बताऊंगा जब आपका अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप कमेंट में अच्छा खासा आप बोलेंगे कि हाँ व्यूज अच्छा जाएगा, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो ही मैं बनाऊंगा। क्योंकि मुझे भी उतना समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन आप लोग के लिए यदि समय निकाल कर बना रहा हूँ तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग को सपोर्ट करना है। अच्छा नहीं लगे तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको अच्छा लगे तो बताइए अच्छा लग रहा है और वीडियो लाइए, अच्छा नहीं लग रहा तो वो भी बता दीजिए हाँ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। वो लाइक और डिसलाइक से भी पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, मतलब ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें कोण Q, ये हमारा Q जो है समकोण है, मतलब P यहाँ पर होगा R यहाँ पर होगा PQR। PQ 3 सेंटीमीटर दिया, ये 3 हो गया। PR जो है 6 दिया हुआ है 6 हो गया। तो QPR ये एंगल पूछा जा रहा है, QPR ये एंगल, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो ये एंगल क्या होगा, इस एंगल का मान निकालने के लिए क्या लगा सकते हैं, cos थीटा लगा लीजिए। cos थीटा होता है ना B/H। यहाँ से B क्या है, B हमारा 3 हो जाएगा ना, और एच क्या 6 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 आया। यदि cos थीटा इक्वल टू 1/2 आया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा के किस वैल्यू के लिए हमारा 1/2 देता है, 60 डिग्री के लिए ना। cos 60 का वैल्यू ही 1/2 होता है ना। तो 60 डिग्री किस में, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सॉरी हाँ 28, 27 हो गया, अब 28 की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखिए ये वृत्त है, स्पर्शरेखा क्या होता है, वृत्त के एक पॉइंट पर टच करता है। ये भी स्पर्शरेखा हो गया, ये भी स्पर्शरेखा हो गया, ये भी स्पर्शरेखा हो गया, ये भी स्पर्शरेखा, ये भी स्पर्शरेखा, ये भी स्पर्श, ये भी स्पर्श। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्पर्शरेखा जो है एक वृत्त पर बना सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो 29 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 29 में कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है वो Q इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ के समझना होगा आपको क्या कहा जा रहा है। एक वृत्त है, ठीक है, मैंने वृत्त ड्रॉ कर लिया एक, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये लीजिए 5 सेंटीमीटर का मैंने त्रिज्या ड्रॉ कर लिया। एक वृत्त के बिंदु P, ये वृत्त के बिंदु P है, पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा लीजिए PQ स्पर्श रेखा है। केंद्र O से जाने वाले, ये हमारा केंद्र का नाम दिया O से जाने वाले एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये देखिए ये हमारा OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई क्या होगा, PQ की लंबाई x मान लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा। आप लोग को एक चीज पता होगा कि जो जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ये यदि 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वैल्यू पूछा जा रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, अंडर रूट एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर मतलब 144 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25। इसको कैलकुलेट कीजिए तो अंडर रूट 119, 119 आएगा। तो 119 किस में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, इतना ही इजी आप लोग से पूछा जाता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग 30 में 30 आराम से ला सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं वो आना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा अपने आप। चलिए फिर से और वृत्त का क्वेश्चन है। टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री है। तो एंगल PTQ निकालने बोला जा रहा है। तो देखिए पहले तो आपको वृत्त ड्रॉ करना होगा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन वृत्त में आएगा तो वृत्त पहले ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोला जा रहा है, टीपी और टीक्यू केंद्र O, तो O है केंद्र एंड जो टीपी है और टीक्यू है, तो यानी ये पॉइंट हमारा T हो गया। यहाँ से एक ड्रॉ किया मैंने स्पर्शरेखा, यहाँ से एक, ये हमारा Q पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या है P पॉइंट हो गया। तो TP और TQ दो स्पर्शरेखा हो गया, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा है, तो इसको मैंने सबसे पहले मिला दिया। अभी बताए त्रिज्या जो स्पर्शरेखा पर लंब होती है, मैंने लंब बना दिया। और ये एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल POQ ये 110 डिग्री दिया हुआ है, 110 डिग्री। तो ये एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल, एंगल PTQ यही वाला पूछा जा रहा है। तो मैं इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोग तो पढ़े होंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो आप देखिए ऑलरेडी ये 90 और ये 90, ये तो हमेशा 90 90 रहेगा। मतलब ये क्या हुआ कि दोनों को मिलाकर जोड़ दिया जाए तो दोनों क्या होगा, 180 हो गया, 180 हो गया। मतलब कि ये दोनों 180 हो रहा, तो बचा हुआ दोनों एंगल का योग भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बचा हुआ दो एंगल का योग भी हमारा 180 होना चाहिए। तो ये 110 डिग्री ये हुआ, तो बचा हुआ कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपली आप लोग को देखना है कि दो एंगल तो आप लोग का ऑलरेडी 180 डिग्री हो रहा है, तो बचा हुआ दो एंगल का सम भी हमारा, योग भी हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एक 110 डिग्री दिया हो तो दूसरा हमारा सॉरी 110 डिग्री दिया तो दूसरा हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 31, 60 डिग्री केंद्र कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए थीटा का वैल्यू क्या दिया, 60 डिग्री दिया हुआ है, 60/360 इंटू पाई, पाई के वैल्यू 22/7 पुट कीजिए, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया 14 सेंटीमीटर, तो 14 इंटू 14, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, ये 0 से 0, 6 × 36 एंड 7 दूने 14 एंड यहाँ 2 को कैंसिल आउट कीजिए 3, ये 14 इंटू 22 कीजिए तो ये 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3 आ रहा, 308/3 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का यदि आपका परिधि पूछा जाएगा, ठीक है, तो उसका होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, उस तरह से भी क्वेश्चन मैंने लाया शायद, तो वो भी बताऊंगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल जिसका पी डिग्री एंगल है, तो पी डिग्री एंगल मतलब क्या, थीटा का जगह पी पुट कर दीजिए, तो पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्या क्या कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर लिख दिया, तो पी पाई आर स्क्वायर बाय 360, पाई आर स्क्वायर पी बाई 360, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी क्वेश्चन। चलिए इसी तरह का आपको क्वेश्चन आएगा, आप लोग इजी लगना चाहिए, यदि आप पूरे साल मेहनत किए हैं तो आपको जो है मेहनत का फल मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप बड़ी इजीली बना सकते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, मैं दो वृत्त ले लेता हूँ, ये एक पहला वृत्त जिसका त्रिज्या मैंने 19 सेंटीमीटर दिखाया, ये दूसरा वृत्त थोड़ा छोटा ले लेता हूँ क्योंकि इसका त्रिज्या हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला जा रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, इन दोनों की परिधि जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त आएगा जिसका त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर है, तो ये कैपिटल आर क्या होगा वो पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका परिधि क्या होगा, इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई, आर होता है 2 पाई आर वृत्त का परिधि, और इसका आर हमारा 19 है, फिर इसका परिधि क्या होगा 2 पाई इंटू आर हमारा जो है वो 9 है, तो बड़े वाले वृत्त जो कि निकालना है उसका क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर, यहाँ से बताए 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखिए 19 + 9 क्या हो गया, ये हमारा 28 हो गया, तो आर इक्वल टू हमारा 28 निकल गया, 28 किस में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए, क्षेत्रफल भी आपका इक्वल दिया जा सकता है कि दो आपका वृत्त है जिसका त्रिज्या कुछ दे देगा और बोलेगा इसका क्षेत्रफल जो है एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के इक्वल है, तो उसमें भी आपको इक्वेट करना है, जैसे इस क्वेश्चन में आपका क्या था, परिधियों के बराबर है, दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, तो मैंने वही किया, दोनों वृत्त के परिधि को ऐड कर दिया और तीसरे वृत्त के इक्वल कर दिया, तो वो हमारा वहां से आर निकाल लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकते हैं, तो कमरे का आकार क्या होता है, घनाभाकार होता है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले घनाभ बना देता हूँ, ये हमारा हो गया घनाभ। ठीक है, चलिए ये हो गया घनाभ, इसमें बोला जा रहा है सबसे लंबा बांस क्या रखा जा सकता है, ये 12 है, मतलब 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, एंड हाइट इसका जो है 8 मीटर ऊंचा, 8 मीटर ऊंचा, तो इसमें सबसे लंबा बांस क्या रख सकता है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, सबसे लंबा बांस यही रख सकते हैं ना, यदि इसमें रख दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यदि रख दिया जाए तो सबसे बड़ा बांस यही हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा इसको क्या बोला जाता है, आप हिंदी में बोल सकते हैं, इसको विकर्ण बोल सकते हैं, इसका विकर्ण, विकर्ण में यदि रख दिया जाए, विकर्ण में, ठीक है, जो घनाभ का विकर्ण में रख दिया जाए तो यही सबसे लंबा हो जाएगा, और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट L² + B² + H², यही तो होता है घनाभ का विकर्ण। चलिए विकर्ण निकाल लीजिए, L² मतलब 12 का स्क्वायर 144, फिर B² मतलब 9 का स्क्वायर 81, फिर H² मतलब 64, इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा 144, 81 एंड 64, 4 4 8 1 9, 8 6 14 और 4 18 और 289 आ रहा, ठीक है, 289, अंडर रूट 289 आएगा, तो अंडर रूट 289 का आंसर क्या होगा 17 होगा ना, ये हो गया अंडर रूट 289 मतलब कि 17, 17 का ही स्क्वायर 289 होता है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आप बहुत इजीली बना सकते हैं कि जो विकर्ण है वही सबसे लंबा बांस हो सकता है, इससे लंबा आप कहीं भी नहीं रख सकते एक घर में, आप देखिए अपना घर की ओर देखिए, आप सबसे लंबा बांस कैसे रख सकते हैं, विकर्ण पर रखिएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ले जाएंगे तभी वो सबसे लंबा बांस कहलाएगा। ठीक है, सबसे लंबा वही रख सकते हैं ना, उससे लंबा और आप नहीं रख सकते हैं, विकर्ण में रखिए सबसे लंबा रखा जा सकता है, अदरवाइज आप कहीं भी रखेंगे तो उससे कम ही लंबाई का होगा, उससे कम ही आप लंबा बांस रख सकते हैं। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप विकर्ण का लंबाई ज्ञात कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है,
एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये शंकु मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा शंकु, इसका ऊंचाई दिया हुआ कितना, 12 सेंटीमीटर है ऊंचाई। इसका आधार का व्यास, व्यास मतलब दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा, 5 हो जाएगा, त्रिज्या 5 लिख दिया। शंकु की त्रिज्या को चाहिए, ये होता है त्रिज्या ऊंचाई। और एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये तो आप निकाल सकते हैं ना, ये हमारा एच हो गया, ये आर हो गया। तो देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज, और ये एल क्या है, एल हमारा एक तरह का हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण आप क्या लिखते हैं, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही तो क्या है, एल इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है, 12 है, 12 का स्क्वायर 144, एंड आर का वैल्यू हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर 25। आर का वैल्यू 5 क्यों, वो पता है ना, क्योंकि ब्यास दिया हुआ, डी दिया हुआ हमारा 10, तो आर क्या होगा, आर जो होता है डी का आधा होता है, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट 169 आ रहा, 169 मतलब 13। 13 किस में है, 13 बताए, 13 हमारा ऑप्शन 1 में है, मतलब ए में है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एल इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है, ऊंचाई है, आर क्या है, रेडियस है, यानी कि आपका त्रिज्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, 5 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई एच का वैल्यू दिया हुआ 24 एंड आधार की त्रिज्या आर का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु बनाया गया, एक शंकु बनाया गया है, ये हमारा शंकु बनाया गया जिसका ऊंचाई और रेडियस दिया हुआ है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, इसको क्या किया, एक बच्चे ने क्या किया, गोले के आकार में, इस तरह से गोले के आकार में जो है चेंज कर दिया। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या मैंने आर मान लिया है। ठीक है, तो यही आर जो है कैपिटल आर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना कि इसको इस आकार को इस आकार में बदल दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, दोनों का आयतन को इक्वेट कीजिए, समझ रहे हैं ना, दोनों का आयतन को इक्वेट करना है। तो इसका आयतन क्या होगा, जो आपका शंकु है, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना आयतन। और इसका आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर इसका क्या लेना है, कैपिटल आर लेना है। ठीक है, यहाँ से देखिए पाई पाई तो कैंसिल हो गया, और 3 3 भी कैंसिल आउट हो गया। आप यदि इस तरह समझ में नहीं आ रहा कैसे कैंसिल हुआ, तो एलएचएस में ले जाइए, आपको दिख जाएगा। तो यानी क्या हुआ, आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4r क्यूब, यही हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर मतलब कि क्या हुआ, आर की जगह पुट करेंगे 6 × 6 और एच की जगह पुट करेंगे 24, एंड इक्वल टू इधर साइड क्या होगा 4 × r क्यूब। ठीक है, यही आर हमको निकालना कैपिटल आर। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट कीजिएगा 4 से, तो ये 6 हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, आर क्यूब का वैल्यू हो गया 6 × 6 × 6, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं, आर का वैल्यू 6 हो जाएगा। 6 इसमें ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है बहुत इजीली आप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखे कि यदि जो भी आपका आकार रहेगा उसको यदि किसी और आकार में चेंज कर दिया, जैसे जैसे यहाँ पर शंकु को आपका क्या चेंज कर दिया, गोला में चेंज कर दिया गया है, तो आपको हमेशा आयतन जो है आयतन इक्वल होता है, तो आयतन को इक्वल कर दीजिए, और जो पूछा जा रहा है वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, 3 मध्य के इक्वल टू बहुलक प्लस 2 मध्य। आगे बढ़ते हैं, वर्ग अंतराल एवं संचयी बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, प्रायिकता जो है हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल और 1 से छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। यदि किसी का प्रायिकता 0 है तो इसको बोला जाता है अनिश्चित घटना की प्रायिकता, यदि 1 है तो उसको बोला जाता है निश्चित घटना की प्रायिकता। इतना यदि पता है तो आप बहुत इजीली सारा क्वेश्चन प्रायिकता का बना सकते हैं। और एक चीज पढ़े होंगे कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि यदि मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता 1/2 है, तो टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, 1 में इसको घटा दीजिए तो टेल आने की प्रायिकता निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आप दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता, तो -1.5 मैंने बताया ना, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये तो 0 से छोटा है, तो यानी ये हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता। चलिए पी ऑफ ई दिया हुआ है, पी ऑफ ई हमारा दिया कितना, ये दिया 0.05, तो ई नहीं, मतलब कि पी ऑफ नॉट ई, जो कि मैंने देखिए एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला पर आधारित है, तो इसका इक्वल टू 1 होता है। तो पी ऑफ नॉट ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ई। ठीक है, तो पी ऑफ ई दिया हुआ हमारा कितना है 0.05, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा 0.95, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, तो 40 क्वेश्चन मैंने करवाया, कम टाइम में करवाने की कोशिश किया, सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन का आपको जो है ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, वो सारा तरीका भी बनाया, बताया आप लोगों को, कुछ ट्रिक भी बताया।
तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। आप बहुत आसानी से 30 में 30 निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी यदि देखे होंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो आप सीख गए होंगे किस तरह से क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप एक्स एक्सिस कितने बार कट कर रहा है वो देख लीजिए, शून्य की संख्या वो हो जाएगा। शून्य के निकालने के लिए मैंने क्या बताया तरीका कि इसको जीरो से इक्वेट कीजिए, कॉमन लीजिए, उसके बाद निकालिए। दोनों को अलग अलग साइड करके कट मत कर दीजिएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था किस तरह से आपको एक हल, संपाती, समांतर क्या होता है, सारा कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मैं आप लोग के लिए 5 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को परीक्षा में पूछा जाएगा वो भी लेकर बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अभी मुझे समय कम मिल रहा है, तो यदि आप सपोर्ट करते हैं तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।